हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फ्लेशन सीरीज पार्ट 3 में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई की, जो इन्फ्लेशन को प्रोडक्शन एंड होलसेल लेवल पर मेजर करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीपीआई एंड पीसी की, जो कंज्यूमर लेवल पर रियल इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे क्यों ये इंडेक्सेस गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट एंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों ये इंडेक्सेस बहुत स्ट्रांगली शेयर मार्केट को प्रभावित करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि समय के साथ गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस में कितना बदलाव हुआ है। अनलाइक पीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, जो कि इन्फ्लेशन को प्रोडक्शन एंड होलसेल लेवल पर मेजर करते हैं, सीपीआई से हमें पता चलता है कि कंज्यूमर लेवल, जो कि प्राइस चेन की लास्ट स्टेज है, इस लेवल पर महंगाई कितनी बढ़ी है। इंडिया में सीपीआई डाटा को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ मंथली बेसिस पर पब्लिश करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के अंडर काम करता है। अभी हम देखेंगे सीपीआई के टाइप्स। इंडिया में अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग सीपीआई इंडेक्स को बनाया गया है, जैसे कि सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड सीपीआई कंबाइंड। बट हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा सीपीआई कंबाइंड पर, क्योंकि सीपीआई कंबाइंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो आरबीआई यूज़ करता है एज अ ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स, और इसकी हेल्प से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करता है। सीपीआई को एक्यूरेटली समझने के लिए हमें समझना होगा कि सीपीआई के मेन कंपोनेंट्स क्या है और किस कंपोनेंट का सीपीआई की मूवमेंट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। सीपीआई को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और इन कैटेगरीज को अलग अलग वेट दिया गया है। तो ये हैं सीपीआई के सारे कंपोनेंट्स जिन्हें सीपीआई में अलग अलग वेट दिया गया है, और साथ ही साथ हर एक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। आप वीडियो को कुछ टाइम पॉज कर सकते हैं और इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। वेट से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, फूड एंड बेवरेजेस एंड मिसलेनियस मिलकर सीपीआई का अराउंड 75% वेट कवर करते हैं। इसका मतलब क्या है, सीपीआई और इन्फ्लेशन की मूवमेंट पर सबसे ज़्यादा असर इन दो कैटेगरीज का होता है। सीपीआई की कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है। अगर आप जानना चाहते हैं 2012 से 2025 तक महंगाई कितनी बढ़ी, तो एक छोटे से फार्मूला से हमें ये पता चल सकता है। 2012 जो कि सीपीआई कंबाइंड का बेस ईयर है, तब इसकी वैल्यू रखी गई 100। अभी 2025 में इसकी वैल्यू चल रही है लगभग 197। अगर ये दो वैल्यूज हम फार्मूला में पुट करते हैं तो हमें पता चलता है 2012 से 2025 तक महंगाई लगभग डबल हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, जो आइटम 2012 में 100 रुपये की आती, वो अभी लगभग 200 रुपये की आ रही है। सीपीआई का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करने के लिए सीपीआई कंबाइंड को यूज़ करती है। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट होता है 2 से 6% के बीच। अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाता है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकता है ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके। अगर इन्फ्लेशन 2% के नीचे जाता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। अभी हम बात करेंगे पीसीई की, जो यूएस में यूज़ किया जाता है, इंडिया में नहीं। पीसीई की फुल फॉर्म है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसकी फुल फॉर्म से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये लोगों के खर्च को ट्रैक करता है। इसलिए ये इकोनॉमिक इंडिकेटर हमें बताता है हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने किसी पर्टिकुलर पीरियड में गुड्स और सर्विस पर कितना खर्चा किया है। पीसी के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि हेडलाइन पीसी, जिसमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज शामिल हैं, और दूसरा है कोर पीसी, जिसमें फूड एंड एनर्जी को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अमेरिका में ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस मंथली बेसिस पर रेगुलरली से पब्लिश करता है। अगर आप पीसी की रियल वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको इसका रिलेशन जीडीपी से देखना होगा। आपने जीडीपी का फॉर्मूला सुना होगा, जीडीपी इक्वल्स पीसी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। पीसी जीडीपी का लगभग 65 to 70% कवर करता है, इन्वेस्टमेंट 15 से 20% कवर करता है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी 15 से 20% जीडीपी का हिस्सा कवर करता है। इसीलिए जिससे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, अगर लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इससे इकॉनमी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। अगर लोगों का खर्चा कम होता है, इससे इकॉनमी भी स्लो होगी। अभी हम बात करेंगे पीसी के कंपोनेंट्स की। पीसी को मेनली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पीसी की लार्जेस्ट कैटेगरी है सर्विसेज, इसका वेट है 65 to 70%,
और इसमें जो सर्विसेज आती हैं जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है ड्यूरेबल गुड्स। वो गुड्स जो 3 साल से ज़्यादा चलती हैं, इसका वेट है लगभग 10 to 15%। और इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं फॉर एग्जांपल कार, बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। और लास्ट में जो कैटेगरी है वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। वो गुड्स जिसका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है। इसका पीसी में वेट है 15 to 20%। और इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं फॉर एग्जांपल फूड, बेवरेज, क्लोथिंग एक्सेट्रा। फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसका पीसी से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जैसे इंडिया में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करने के लिए सीपीआई को यूज़ करता है, ठीक उसी तरह अमेरिका में फेडरल रिजर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करने के लिए कोर पीसी को यूज़ करता है, ना कि सीपीआई को। फेडरल रिजर्व का इन्फ्लेशन टारगेट होता है 2% के करीब, और जे कोर पीसी के बेसिस पर होता है। और इसलिए जब भी पीसी और सीपीआई का डाटा पब्लिश किया जाता है तो इन्वेस्टर और ट्रेडर बहुत कॉशियसली इस डाटा को ट्रैक करते हैं, क्योंकि इन इंडेक्सेस का स्टॉक मार्केट की मूवमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी हम समझेंगे सीपीआई और पीसी का स्टॉक मार्केट से स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जिसको आज के टाइम में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम 4 पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है जब सीपीआई और पीसी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाए, जिसका मीनिंग है हाई इन्फ्लेशन, तो मार्केट में डर का माहौल फैल जाता है और इस सिचुएशन में ज़्यादातर मार्केट गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करती है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से लोन महंगा होगा और कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम हो जाएंगी। हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव है जब भी सीपीआई और पीसी एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ते हैं, इससे मार्केट में खुशी का माहौल पैदा होता है। तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स हैं वो बढ़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम इन्फ्लेशन पर ज़्यादातर जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम रखे जाते हैं, तो इससे जो लोन है वो इजी होते हैं, सस्ते होते हैं, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पर्सपेक्टिव है अगर सीपीआई और पीसी नेगेटिव में चले जाते हैं, जो कि रियरली होता है, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिग्नल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डिमांड कोलैप्स और इकोनॉमिक स्लो डाउन का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, क्योंकि इससे कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो बाद में शुरू होते हैं ले ऑफ्स, यानी एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाला जाता है। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट और कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है 2008 और 9 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस वक्त सीपीआई नेगेटिव में चला गया था, जिससे वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक मार्केट्स में क्रैश देखा गया था। तो फिर फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को जीरो किया और क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की, जिससे मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो गई। तो फोर्थ पर्सपेक्टिव के अनुसार अगर सीपीआई और पीसी सेंट्रल बैंक्स की जो इन्फ्लेशन रेंज है जो कि 2% है उसके करीब रह रहे हैं और सस्टेनेबली इस रेट पर बढ़ रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी हेल्दी भी साबित होता है और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है कि इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये था सीपीआई एंड पीसी का पूरा ब्रेकडाउन, जिससे हमें पता चला कैसे ये दो इंडिकेटर इन्फ्लेशन को कंज्यूमर लेवल पर मेजर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन और साथ ही साथ स्टिकी इन्फ्लेशन, जो आरबीआई बहुत ही डिटेल में स्टडी करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट मिस नेक्स्ट पार्ट। Thank you. Thanks for watching this video.